जैसे आपने आईआईटी बॉम्बे चुना है, तो वाई आईआईटी बॉम्बे? आईआईटी दिल्ली भी तो है। तो मेडिकल नहीं क्रैक किया था। मेडिकल नहीं क्रैक किया, बायो लिया था कि नहीं लिया था? तो फिर कैसे मेडिकल? तो जैसे अभी आपने बताया कि आप 11th के एंड में शायद आप कोटा गए थे, तो उससे पहले आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे थे? तो जैसे आपने आईआईटी बॉम्बे चुना है, तो वाई आईआईटी बॉम्बे? आईआईटी दिल्ली भी तो है। जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे शो पॉडकास्ट विद डॉक्टर चारिमा में। दोस्तों, गया का वो लाल जिसका नाम आज बच्चों बच्चों की ज़ुबान पर है, कोई भी न्यूज़पेपर खोल लीजिए या कोई भी न्यूज़ चैनल खोल के देख लीजिए, ये आपको कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाएंगे, क्योंकि इन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है। जेई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 6 और जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 1। ऐसा कोई करता है क्या? पर किया है, गया के शुभम कुमार ने करके दिखाया है। इन्होंने गया के साथ साथ एलन कोटा का भी नाम रोशन कर दिया। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान, जेई एडवांस के ऑल इंडिया टॉपर शुभम कुमार का हमारे शो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है शुभम हमारे शो में। सबसे पहले तो हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस, आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है और गया का नाम पूरे स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है। थैंक यू मैम। तो सबसे पहले तो जैसे मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप थोड़ा सा शॉर्ट में हमें अपने बारे में बताइए। आपके परिवार में कौन कौन है? आपके पिताजी क्या करते हैं? माताजी क्या क्या करती हैं? मेरा नाम शुभम कुमार है, सब लोग जानते हैं। और जे एडवांस में 2026 ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई मेरी, एंड उसके अलावा जेई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 6 आई थी मेरी इसी साल। मैं ऐसे तो गया बिहार का ही रहने वाला हूँ, बट एक साल मैंने अपनी प्रिपरेशन कोटा जाकर की थी, एंड फिर वहीं से मैंने एग्ज़ाम दिया और फिर उसके बाद ये सब पॉसिबल हो पाया। उसके अलावा मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा है। पापा का नाम मिस्टर शिव कुमार है, एंड उनका एक हार्डवेयर का शॉप है। मेरी मम्मी का नाम कंचन देवी, एंड वो हाउसवाइफ है। और मेरी एक बड़ी बहन है जिन्होंने पिछले साल ही जेई क्रैक किया था, एंड फिलहाल वो अभी आईटी पटना में फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर गोइंग, कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट। मतलब फैमिली ऑफ जीनियसेस, दीदी भी छोटा भाई भी। तो जैसे आपने प्रारंभ की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और 10th कहाँ से किया आपने? तो नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक तो मैं नाजरत में ही थे। ओके। और कितना परसेंट आया था उस टाइम पे 10th में? क्लास 10th में मेरे अराउंड 97.5 एंड 98% के और ये 12th में कितने आए? 12th में भी अराउंड 97%। तो जैसे आप शुरू से ही काफी ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं। लाइक स्कूल एकेडमिक्स में तो मैं अच्छा ही था। बट जेई एक ऐसा डोमेन है जहाँ पर स्कूल एकेडमिक्स से बहुत ऊपर बढ़ के जाना पड़ता है, बिकॉज स्कूल एकेडमिक्स से वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो उसके लिए अलग से फिर तैयारी मैंने की 2 साल। तो तो देखिए, स्कूल में जैसे बच्चे आपको क्या शुभम के नाम से बुलाते थे या कुछ और स्पेशल नाम दिया हुआ था? नहीं, स्कूल में तो शुभम शुभम थे या जीनियस शुभम तो नहीं था। आई थिंक वो आइडिया एग्जिस्ट करता था, बट ऐसा कोई सेपरेट नेम तो नहीं था। बट ऑब्वियसली वो आइडिया एग्जिस्ट करता था लोगों के मन में। क्योंकि मतलब जैसे मेरा बेटा जी ईशान आपके साथ ही था ये स्कूल में, तो जैसे ही आपका नाम देखा उसे इतना खुश हुआ, कहता मम्मा ये शुरू से बहुत अच्छा था, शुरू से पढ़ने बहुत अच्छा था, एकदम वेरी इंटेलिजेंट। तो जेई मेंस में जैसे आपने बताया कि आपका ऑल इंडिया रैंक 6 था, एडवांस्ड में 1 था, जिसमें समझे कि आपने 4 डाला एक्चुअली। मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 बहुत बड़ी बात है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे और मतलब कितना परसेंटाइल था आपका उसमें? तो मेंस में तो दोनों, लाइक मेंस हमारा 2 सेशन होता है, पहला जनवरी में एंड 2 अप्रैल में। तो दोनों में 100% आया था, मीनिंग कि ये एग्जाम एक्चुअली क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे हैं तो शिफ्ट्स में कंडक्ट करवाना पड़ता है। सो अराउंड 12 to 15 शिफ्ट्स होते हैं। अच्छा। और इन बोथ सेशंस में अपने अपने शिफ्ट में इन द फर्स्ट रैंक था, तो इसलिए मुझे 100% मिली थी। 100%? तो दोनों में मेरा 100% आया। ग्रेट। तो जैसे आपने स्कोर किया सबको, लेकिन क्या इनिशियली आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपका रिजल्ट ऐसा होगा?
आई थिंक एक्सपेक्टेड था कि Expected था। इतना तो एक्सपेक्टेड था कि टॉप 10 टॉप 15 टॉप 20 में रह गई। और लास्ट क्लास तक मतलब 80% कॉन्फिडेंस था कि टॉप 5 या टॉप 3 में तो रहना ही है। Wow. बस वही 80% वाला चांस था और वो फैक्टर आ गया तो वन पॉसिबल हो पाया। हाँ, नहीं मतलब कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस इज द मेन की बिकॉज हाँ। ऐसे एग्जाम दे रहे तो मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे तो ठीक है, बट फाइनली एग्जाम में जाने के बाद वो जो प्रेशर क्रिएट होता है वो अगर नहीं क्रिएट करना है तो उसके लिए कॉन्फिडेंस खुद से रहना चाहिए। वहाँ ऑन द स्पॉट क्या सिचुएशन है ऑन द स्पॉट कुछ भी हो सकता है, लाइक हाँ, तो कभी you have to एक be तो एग्जाम really- गर्मी में होती है हाँ, तो उस गर्मी को भी गर्मी टैकल में, करना हाँ, है, या सही। एंड उसमें भी हो सकता है एसी काम ना कर रहा हो या फिर पंखा आपके जस्ट सर के ऊपर ना हो। सही। एंड हमारा तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो हो सकता है कभी कोई कंप्यूटर सर्वर इशू हो गया तो उसको भी टैकल करना टैकल पड़ेगा। करना पड़ता है। तो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो उस वक्त आपने अपने दिमाग में क्या लक्ष्य बना के रखा? इनिशियली जब लाइक है तो प्रिपरेशन 2 years की, तो फर्स्ट ईयर बस यही था कि जो भी पढ़ना है सही से पढ़ना है, कहीं पर भी कोई बेईमानी नहीं करनी है, और मतलब सिंसियरली अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, जो भी काम मिले वो करना है, अपना बेस्ट देते रहना है। बट फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स टारगेट था कि अब रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई भी करना है, कि अपना रैंक भी मेंटेन करना है, मार्क्स भी देखते हुए चलना है, एंड पढ़ाई भी अपने जगह पर सही से होनी चाहिए। ओके, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर भी रहता होगा कि हाँ उसको मेंटेन करते रहना है। लाइक बिना प्रेशर के काम तो होता नहीं है, थोड़ा प्रेशर तो आई थिंक Pressure तो जरूरी होता है। व्हेन इन एक्सेस तब शायद प्रेशर थोड़ा नेगेटिव अप्रोच बना देता है, बट सम प्रेशर इज तो ऑलवेज होना चाहिए, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो जैसे आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड्स भी क्वालिफाई किए, फिर आपने ओसीएससी एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए हैं, तो ये ओसीएससी एग्जाम क्या है? So actually, like in on an international level, कुछ ओलंपियाड्स होते हैं जिसमें हर एक कंट्री अपनी अपनी एक 5 to 6 स्टूडेंट्स की टीम सेंड करती है Okay. फॉर कम्पीटिंग इंटरनेशनली। तो उसी में इंडिया में जो एग्जाम होता है उस 5 to 6 स्टूडेंट्स की टीम को सिलेक्ट करने के लिए वो एक्चुअली 3 स्टेज एग्जाम होता है। पहला स्टेज जिसमें सारे एप्लीकेंट जो जिन्होंने भी कैंडिडेट्स में रजिस्टर किया वो देते हैं। तो मैंने फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई किया था, लाइक मैंने वो एग्जाम पहली बार अपने क्लास 12th में दिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी के। एस्ट्रोनॉमी का। सो फर्स्ट स्टेज तो क्वालिफाई हो गया। जब जो सेकंड स्टेज होता है उसमें एक सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, एंड उसको क्वालिफाई करने के बाद अराउंड 20 स्टूडेंट्स क्लास 12 से सिलेक्ट होते हैं, जिन्हें ट्रेन किया जाता है गवर्नमेंट के कैंप में, और उनमें से 4-5 बच्चों को सिलेक्ट करके टीम में भेजा जाता है। तो आई क्वालिफाइड फॉर दैट कैंप ओनली। ओके, तो वो सारे एग्जाम्स लेकिन आप खुद ही क्वालिफाई, किसी और के लिए छोड़ोगे कुछ कि नहीं? सारे को तो जेई भी क्रैक कर गए, ये भी कर दिया, तो मेडिकल नहीं क्रैक किया, मेडिकल नहीं क्रैक किया, बायो लिया था कि नहीं लिया था? तो फिर कैसे मेहनत करना? अब जैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा फिजिक्स बहुत वीक था, तो मतलब एंड यू क्रैकिंग फिजिक्स ओलंपियाड, मतलब बहुत, अभी भी सोच के भी मैं हैरान हो जाती हूँ। तो ये सब तो ठीक है मतलब, लेकिन इसके अलावा भी जैसे कुछ हॉबीज थी हैं आपकी पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा आई थिंक थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह फॉलो करते रहना, मतलब विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टूडेंट्स जो मेरे बैच में थे या जो अभी भी है, उनके रिस्पेक्ट में मैं थोड़ा न्यूज़ और नई टेक्नोलॉजी को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। और उसके अलावा फिर बैडमिंटन क्रिकेट खेलते रहता हूँ थोड़ा। अच्छा, खेलते हो? लाइक जब मैं कोटा में था तो फिर हर रोज शाम का ये फिक्स था कि आधा घंटा या 45 मिनट्स जो भी पॉसिबल हो, अराउंड हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। इनिशियली तो हम लोग स्टार्टिंग में बैडमिंटन खेलते थे, ओके, एंड एडवांस के कुछ वीक्स पहले से हम क्रिकेट खेला करते थे शाम को। नहीं, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बिकॉज एक माइंड का रिफ्रेशमेंट हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। तो उसके बाद फिर रात में अगर 1-2 घंटा कुछ पढ़ना हुआ, रिवाइज करना हो, तो उसके लिए वापस से माइंड लगा सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है एक्चुअली, थोड़ा सा आउटिंग भी हो गई, थोड़ी सी आपने खेल लिया तो फ्रेश हो जाते हैं। आपने जैसे कोटा में जो तैयारी की, तो आपके साथ आपके एक फ्रेंड भी थे जिनका ऑल इंडिया रैंक सेकंड आया, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे कि वो आपको कहाँ मिले? तो जब मैं कोटा गया था तब वो मेरे से अराउंड 3 to 4 months पहले से कोटा में था, एंड वो भी कबीर शिल्लर नाम है, ही वाज फ्रॉम गुड़गांव। तो उसने भी
मतलब एंड ऑफ 11th के अराउंड ही ज्वाइन किया था मैंने भी, उसके 3 to 4 months बाद ज्वाइन किया था। तो इनिशियली तो हमारे बैचेस डिफरेंट थे, तो ज्यादा बात इनफैक्ट मेरी ज्यादा बात होती नहीं थी क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप से था बट पर फाइनली मुझे आज ऐसा नहीं फील हुआ। वो तो थोड़ा लोगों के साथ घुल मिल कर थोड़ा वो चेंज हो गया। बट गोइंग बैक, इनिशियली तो हमारे बैचेस डिफरेंट थे, टेस्ट्स भी थोड़े डिफरेंट ही होते थे कंडक्ट, तो ज्यादा बातचीत होती नहीं थी। बट उसके बाद अराउंड अगस्त या सितंबर हमारे कॉमन टेस्ट होने लग गए, तो एक दूसरे से कंपेयर करना, देखना किसके रैंक्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। Okay. तो फ्रॉम देन ऑन वहीं से स्टार्ट हुआ कि एक अच्छी खासी बॉन्डिंग बनना चालू हो गई। तो कभी कुछ डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं या फिर ऐसे एक दूसरे के मार्क्स पूछ रहे हैं जानने के लिए, और ऐसे ही उसके अलावा पढ़ाई से के अलावा भी जो भी बातें होती है वो सब कर रहे हैं। साथ में हम बैडमिंटन और क्रिकेट भी खेला कभी करते खेलते थे, थे। कभी कभी टेबल पार्टनर्स इन क्राइम एवरीवेयर। सो मतलब आई थिंक 8 to 9 months से एक अच्छी खासी बॉन्डिंग बनी हुई है। ओके। तो अभी साथ में कॉलेज भी जा रहे, सेम ही ब्रांच, सेम ब्रांच, सेम ब्रांच। ऐसे- क्या ब्रांच लिया है? आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। तो जैसे अभी आपने बताया कि आप 11th के एंड में शायद आप कोटा गए थे, तो उससे पहले आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे थे? उससे पहले एलन का मैंने एक ऑनलाइन बैच ले रखा था, एंड उसके अलावा मेरे गया शहर में एक ऑफलाइन कोचिंग है, ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल। ओके। तो मैं वहां से ऑफलाइन स्टडीज परस्यू करता था। परस्यू करता था, और फिर बाद में जाके हाँ, फिर बाद में लगा कि अब थोड़ा बाहर जाना चाहिए, एक कॉम्पिटिटिव ग्रुप का एक एक्सपोजर मिलना चाहिए, तो उसके लिए फिर फाइनली कोटा डिसाइड। तो इधर एक चीज़ में मतलब जैसे कोटा काफ़ी सुर्खियों में एक और चीज़ के लिए है, जो कुछ बच्चे वहाँ प्रिपरेशन करते हैं, खासकर ज़्यादा मुझे लगता है नीट के बच्चों के बारे में ज़्यादा आता है, आई थिंक सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा। तो ये सब आप लोग को भी हॉन्ट करता था, या आप लोगों को न्यूज़ मिलता था तो कैसा लगता था? तो आप आई थिंक हम लोग ये सारे न्यूज़ को जनरली इग्नोर ही करते थे। ओके। क्योंकि हम लोग तो पढ़ाई में अपने लगे हुए, तो इधर उधर दिमाग ज्यादा जाता नहीं था। बट हाँ, बीच बीच में कभी कभी न्यूज़ सुनने को मिलता था। लाइक मैं जिस हॉस्टल में रहता था, उसी हॉस्टल के राइट साइड में एक अपार्टमेंट हुआ करता था, वहां पर से कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिली थी मेरे को ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन ओनली। बट फिर भी मैं इनफैक्ट मेरे सारे बैचमेट्स भी इन बातों को इग्नोर करके ही चलते थे, क्योंकि अगर अच्छा रिजल्ट देना है तो फिर परफॉर्म करना ही पड़ता है, उसके लिए पढ़ना ही पड़ता है। तो इधर उधर हमारा दिमाग भटकता है, फोकस्ड रहना पड़ेगा आपको। सो वी वर कंप्लीटली फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड। बिकॉज एज पेरेंट्स हम लोग थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह में देख के थोड़ा सा ज़्यादा डर जाते हैं, जो बात है। तो आपके पेरेंट्स का मतलब बहुत स्ट्रांग थे और आपको सपोर्ट भी करते होंगे शायद। ये तो कहीं ना कहीं मदर भी डिस्टर्ब होती होंगी, तो फ़ोन करके डिस्टर्ब ये करती होंगी। तो जैसे आपने 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम, या इनिशियली तो आपने ऑनलाइन ही किया, फिर समझिए कि 1 ईयर क्लासरूम, उसके बाद किया। तो जैसे ऑनलाइन स्टडीज करते हैं तो उसमें क्या डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती? बिकॉज जब आप, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन देखते देखते आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे? अगेन सेम पॉइंट कि मैं उतना ही फोकस था कि इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो वेदर इट इज अबाउट नेगेटिव न्यूज लाइक सुसाइड्स और वो सब, या फिर फालतू का सोशल मीडिया का स्क्रॉलिंग वगैरह, वहाँ पर दिमाग जाता ही नहीं था। नहीं। अपना मुझे पढ़ना है तो वहीं पर बिल्कुल फोकस्ड रहते थे कि नहीं, मतलब मुझे अपना जेई क्रैक करना, आई हैव टू टॉप। एक्चुअली टॉप करना वाज नॉट द मेन फोकस, अपना बेस्ट देना मेन फोकस था। टॉप करना तो बाय प्रोडक्ट था। कर गया। अब इससे आगे क्या करें? तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन करते करते भटक जाते हैं। तो ये एक पॉइंट है जो कि मतलब अगर आपको जेन्युइनली अच्छा करना है तो यू हैव टू बी रियली फोकस्ड, आपको इधर उधर भटकना नहीं है। लाइक एक्चुअली फोकस्ड रहना थोड़ा तो मुश्किल होता है, बिकॉज 2 साल लगातार एक ही काम पर बने रहना, तो उसके लिए एक या तो कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की फिर आगे 4 साल मजा करने वाले कॉलेज में, या तो वो सोच करके, नहीं तो फिर कोई और एक मोटिवेशन खुद से होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। तो फिर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम फोकस्ड रह पाते हैं। तो जैसे आपने आईआईटी बॉम्बे चुना है, तो व्हाई आईआईटी बॉम्बे? आईआईटी दिल्ली भी तो है।
like there are many IITs like top IITs में तो खड़गपुर है, खड़गपुर, कानपुर, मद्रास कानपुर है, भी है, but मद्रास है। स्टिल लाइक अगर NIRF की रैंकिंग्स चेक करें जो हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स को रैंक करती है, उसमें आई थिंक लेटेस्ट IIT बॉम्बे की फर्स्ट रैंक, हाँ जनरली IIT बॉम्बे की रहती है। एंड उसके अलावा जो भी हमारा पीयर ग्रुप है जो लाइक हम थोड़ा तो एक जैसा ही सोचते हैं और हमारा थिंकिंग कैपेबिलिटीज जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, तो वही पीयर ग्रुप जब साथ में एक ही कॉलेज में एक ही ब्रांच में जाते हैं तो एक दूसरे को जो म्यूचुअल सपोर्ट मिलता है और फायदा होता है वो अनमैच्ड है। तो इसलिए अगर सब IIT बॉम्बे चूज करें तो IIT बॉम्बे फाइनली चूज करने करते हैं। तो आप आगे भी मतलब एंजॉय करना चाहते हैं उस चीज को। तो जैसे हमने पूर्व में देखा है कि कई बार जो IIT के टॉपर्स होते हैं दे ऑप्ट मतलब लेकिन IIT ज्वाइन नहीं करते, वो MIT बॉस्टन चले जाते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं आपके ख्याल में भी आया था, कभी ये बात आई थी या नहीं? मतलब कभी ऐसी लालसा हुई कि मैं ये छोड़ो वहीं आगे MIT के लिए जाते हैं? तो क्योंकि हमारे ग्रुप में भी ये डिस्कस होता ही रहता था। इनफैक्ट इस ईयर भी मेरे ग्रुप से अभी तक मुझे 2 स्टूडेंट्स पता है जो IIT बॉम्बे स्किप करके MIT जा रहे हैं, बट मैंने इस पर कुछ ज्यादा सोचा नहीं वैसा, और अभी तो फिलहाल इंडिया में ही पढ़ना ज्यादा सही लग रहा है, तो आई एम कंटिन्यूइंग विद अभी बाहर काफी सारी प्रॉब्लम्स एक्चुअली इंटरनेशनल ऑर्डर भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, तो उसके लिए भी आई थिंक अभी फॉरेन में कुछ परस्यू करना मेरे लिए तो सही नहीं रहेगा। तो जैसे बहुत लोग इंजीनियरिंग करने के बाद IITians बहुत सारे UPSC की तरफ रुख कर लेते हैं, तो क्या आपके भी मन में ऐसा कुछ है या नहीं? आपको अपना ही ये इंजीनियरिंग साइड ही आगे बढ़ना है? आई थिंक मैं अपने ही डोमेन में आगे बढ़ूंगा, UPSC का तो अभी कोई प्लान नहीं है। तो और जैसे ये करने के बाद आपका BTech करने के बाद आपका आगे MTech का प्लान है या पहले कैंपस करके ज्वाइन करेंगे किसी कंपनी वगैरह में? आई थिंक वो ये 4 साल आई थिंक काफी ज्यादा डायनेमिक होने वाले हैं तो इस डिसीजन को अगर 4 साल बाद के लिए छोड़ दे तो वो डायनेमिक्स उस टाइम हाँ, बिकॉज आजकल की जिंदगी इतना ज्यादा डायनेमिक हो चुकी है, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। एंड इनफैक्ट अभी AI का जो एज आ गया है उसमें भी चीजें इतनी ज्यादा आगे पीछे हो रही है, स्पेशली इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर, और हम भी उसी सेक्टर में जाने वाले हैं इन कंप्यूटर साइंस। तो आई थिंक चीजें इतनी ज्यादा डायनेमिक होने वाली है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो मे बी मतलब यू आर फोकसिंग ऑन AI आल्सो, कंप्यूटर साइंस लेके आए AI, बिकॉज आजकल तो AI जो कर रहे हैं उनको करना ही है, और इस इंजीनियर्स को तो खासकर। तो जो आपकी जो ये जो जर्नी रही है उनमें कोई टीचर्स होंगे जिनको आप बहुत मतलब आइडियलाइज करते हैं, आप कहते हैं कि उन्होंने आपको थ्रू आउट सपोर्ट किया, कुछ ऐसे नाम हैं? अगर जब तक मैं 11th में यहाँ पढ़ता तो यहाँ पर कुछ लोकल टीचर्स थे, लाइक अनुराग सर मुझे मैथ्स पढ़ाया करते थे एंड चंदन सर मुझे फिजिक्स पढ़ाया करते थे। अच्छा। तो इन दोनों टीचर्स ने मेरे को काफी ज्यादा सपोर्ट किया, बिकॉज आई थिंक बोल अगर फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब बात ये थी कि यहाँ पर जो लोकल बैच था मेरा, वहाँ पर आई वॉज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, बिकॉज थोड़ी थिंकिंग तो मेरी अलग थी, तो मुझे एक अलग से सपोर्ट का जरूरत पड़ता था। तो उसके लिए दोनों टीचर्स ने, इनफैक्ट बाकी टीचर्स ने भी, बट टेकिंग स्पेशल नेम्स, इन टीचर्स ने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया, अलग से टाइम दे देते। एंड फाइनली जो डिसीजन था मेरा कोटा जाने का, वो भी अच्छे से सपोर्ट किया उन्होंने कि अब कोटा ही तुम्हारे लिए अल्टीमेट डेस्टिनेशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर तो ऐसे टीचर्स ने काफी सपोर्ट किया। उसके अलावा फिर कोटा में तो आई थिंक ऑल 5 टीचर्स पूरी लग गई होगी आपको आगे बढ़ाने में। बट स्टिल मतलब टेकिंग स्पेशल नेम्स, मेरे मैथ्स के टीचर उत्कर्ष सर एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर सोनल राजोरा सर ने, लाइक जो हमारा पढ़ाने का काम होता है सारे टीचर्स का और हमारा वो सीखने का काम होता है, वो तो आई थिंक सारे टीचर्स ने द बेस्ट दिया था, बिकॉज उसके बाद ही ये पॉसिबल है। बट स्टिल जो नॉन एकेडमिक साइड होता है कि बच्चे को समझाते रहना, मोटिवेट करते रहना, या फिर वैसे नॉन एकेडमिक बातें करते रहना एकेडमिक से हट के, उसमें इन दोनों टीचर्स ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की थी। एंड आई थिंक आज भी मैं काफी ज्यादा थैंकफुल रहूंगा। तो कभी कभी ऐसा फेज आता होगा कि आपको लगता होगा नहीं
मतलब पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, या डिप्रेशन वाला फेज कई बार आता है, तो वो सब मतलब अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, तो ऐसा आप कभी आपके साथ भी हुआ? बस एंड आई हु थिंक यूज्ड टू कॉल कि मतलब अपना शेयर करने के लिए, या अपने फ्रेंड से ही बात कर लेते थे? सोनल राजौरा सर, जिन्होंने ओसी पढ़ाया था, एंड उत्कर्ष सर, इन्हीं दो टीचर्स ने काफी ज्यादा हेल्प की थी नॉन एकेडमिक मैटर्स में, लाइक किसी मैटर्स में जब अप्स एंड डाउन्स आ रहे हो। एंड बाकी मैं सारे टीचर्स को अपने पेपर के एनालिसिस वगैरह दिखाते रहता था फॉर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू कि ये गलती मैं कर रहा हूँ तो फिर मैं कैसे सुधार सकता हूँ, या ये गलती दोबारा ना हो तो कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँ उसके लिए। तो एक थोड़ा लीक से हट के सवाल है, जनरली हम लोग भी पढ़ाई लिखाई करते थे तो भूख बड़ी लगती थी तो और आप तो वहाँ हॉस्टल चले गए, तो वहाँ खाने पीने का मतलब आपने क्या कोई डाइट टाइम सेट किया था, कोई डाइट चार्ट सेट किया था, कैसे मतलब करते थे, या सिंपली कम्प्लीटली डिपेंडेंट थे मेस के फूड पे? मैं ऑलमोस्ट कम्प्लीटली मेस के ही फूड पे डिपेंडेंट था, और मेस में भी टाइमिंग्स होती थी, बट मेरा टाइमिंग थोड़ा ज्यादा स्पेशल था। आई वाज ऑलमोस्ट हर दिन पंक्चुअली रहता था, मंडे छोड़ के, बिकॉज संडे को हमारे टेस्ट होते थे, तो टेस्ट एनालिसिस रात तक किया, थोड़ा लेट हो गया तो मंडे को थोड़ा लेट से उठता था। बट अदरवाइज ऑन अदर डेज सुबह 6:30 या 6:45 के अराउंड ब्रेकफास्ट करता था, अराउंड 12:30 लंच करता था, एंड अराउंड 7:30 डिनर करता था। अच्छा, तो ये टाइमिंग मेरा फिक्स था, और आई थिंक महीने में 1-2 बार ही होता होगा जब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, अदरवाइज टाइमिंग वाज कंप्लीटली ओनली दीज फ्री, बीच में कुछ मतलब फिलर्स नहीं? बीच में थोड़े बहुत होते होंगे, थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह, लाइक बिस्किट्स या चिप्स वगैरह, बट उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। वेरी मतलब काफी डिसिप्लिन थे आप। या बिकॉज उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, स्पेशली एग्जाम के कुछ महीने पहले से, बिकॉज एग्जाम में 3 घंटा लगातार बैठना होता है। सिर्फ पानी पी सकते हैं, ज्यादा खा भी नहीं सकते, मतलब खा तो सकते नहीं है, बस थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं। एंड उसमें भी 9 से 12 पहला पेपर देना है, एंड उसके बाद 2:30 से 5:30 तक सेकंड पेपर देना है। गैप भी बीच में कम होता है, तो वही 12:30 वाला मैंने लंच का टाइम सेट कर रखा था, ताकि वही टाइम के अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज्ड रहे। एंड वैसे ही सुबह भी एग्जाम सेंटर में 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना होता है, तो उसके लिए भी मैंने 6:30 के अराउंड ब्रेकफास्ट टाइम सेट कर रखा होता है। तो साइंस की फील्ड में हैं आप, तो साइंस की फील्ड में आप किनको मतलब आइडियलाइज करते हैं? आई थिंक मैंने इस पर कभी जेन्युइनली सोचा नहीं है। अच्छा, बट अगर अभी सोचे तो? अगर मैं अभी सोचूं देन इट विल बी पर्टिकुलर, बिकॉज साइंस इज वेरी ब्रॉड डोमेन। बट अगर स्पेशली फिजिक्स में बात करूं देन आई थिंक आई विल आइडियलाइज न्यूटन एंड फेनमैन। ओके। एंड उसके अलावा अभी अगर करंट सिनेरियो में बात करूं, जो अपना एआई का सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा फॉलो किया है, तो इसमें एक रिनाउंड कंप्यूटर साइंटिस्ट है, आंद्रेज कार्पेथी, एंड उसके अलावा सुंदर पिचाई, ऑब्वियसली। इन दोनों को मैं लाइक थोड़ा बहुत आइडियलाइज करता हूँ। तो ऐसे आपके फादर का तो हार्डवेयर शॉप है, इतना मुझे पता है। और तो आपकी फैमिली में भी कोई इस फील्ड में है जिनको देख के आपको थोड़ा सा रुझान आया? लाइक मेरे मैटरनल अंकल, मेरे मामा जो है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बाय प्रोफेशन। तो इनिशियली इन अराउंड क्लास 7th-8th के अराउंड थोड़ा तो वो था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन में ही हो सकता है आगे जाएंगे, बट फाइनली जेई जैसे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाना है, बिकॉज इंस्टेड ऑफ जेई आप कोई प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करके भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या फिर इंस्टेड ऑफ डूइंग बीटेक यू कैन आल्सो हैव अ बीएस इन कंप्यूटर साइंस और सम अदर डिग्री जिससे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। बट फाइनली बीटेक लेकर के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक काफी बड़ा रोल लेना, ये फाइनली क्लास 10th-11th में आने के बाद ही सोचा। नहीं, आप तो सिर्फ जेई क्या, आपने जेई को टॉप कर लिया तो अभी मतलब क्रैक, लोग सिर्फ क्रैक करके खुश हो जाते हैं, आपने तो ऑल इंडिया रैंक 1 के प्राप्त कर लिया, तो अब इससे आगे हम क्या बोल सकते हैं। तो थोड़ा जेई से हट के हम बात करें, आजकल नीट के पेपर लीक की हम बात करते हैं, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा है। नीट के बिल्कुल लिटरली पेपर कैंसिल करना पड़ा, अभी अगला सेकंड पेपर कल है, जो कहते हैं रीटेस्ट जो है,
तो जिस जेई भी तो इतने सारे एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहाँ कहाँ लीक होता है? तो ये नीट में ही जो लीक होता है, क्या आप अपनी तरफ से एनटीए वालों को कुछ सजेशन देंगे जो फुल प्रूफ एग्जाम हो सके? क्योंकि बच्चे बहुत सफर करते हैं, और इसके बाद ये जो कैंसलेशन हुई है उसके बाद भी कुछ बच्चों ने सुसाइड किया है, तो जो कि सुन के एकदम मन ये हो जाता है। तो आई थिंक मेन रीजन तो ये है अपने जेई में कि द क्वेश्चंस आर नॉट प्रिंटेड ऑन पेपर, बिकॉज वो सारे सर्वर में अपलोड होते हैं, हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें आ जाते हैं। एंड अभी तक तो उनका टेक्नोलॉजी इतना बेहतरीन है कि उसे हैक कर पाना या फिर उस सिस्टम में अंदर जा पाना काफी मुश्किल था। पर नीट तो मेरे को लगता है उसको भी हैक कर लेंगे ये लोग। ऐसा सिचुएशन है। या बट स्टिल आई थिंक अगर कुछ प्रोफेशनल से, इनफैक्ट ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, अगर आप प्रिंट करा के भी सेंड कर रहे हो, देन अगर हर जगह मिलिट्री प्रोटेक्शन हो पेपर्स के साथ, कि जहाँ भी पेपर्स जा रहे हैं वहाँ पर मिलिट्री प्रोटेक्शन है, कुछ आगे पीछे दिक्कत होने का चांस नहीं, तो लीक नहीं होगा। बट स्टिल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एक फायदा ये जरूर होता है कि बीच में कोई फिर मिडल मैन नहीं रहा। जो भी टॉप से लाइक एनटीए है, उन्होंने बस पेपर एक बार अपलोड किया, क्वेश्चंस अपलोड किए, वहां पर फाइनल बटन क्लिक किया, गया, वो सीधे स्टूडेंट्स के पास। बीच में कोई इंटरमीडिएट था नहीं, तो लीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड सेकंड, क्योंकि लाइक नीट जेई में भी बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स है, तो इसलिए उन्होंने इसे 2 राउंड में कर दिया, पहले मेंस किया फिर एडवांस किया। तो मेंस में बच्चे कम हो गए, फ्रॉम 15 लाख वी गेट ओनली अराउंड 2 लाख। एंड मेंस भी जब किया तो उसमें भी शिफ्ट्स में किया कि 10 to 15 शिफ्ट्स बनाए, तो हर में अराउंड 1 लाख या 1.25 लाख स्टूडेंट्स है, तो उससे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब कम हो जाता है और शिफ्ट्स भी बहुत सारे हो गए, तो लीक करने वाला भी सारे शिफ्ट में थोड़ी ना लीक करवा सकते हैं। सही बात। एंड अलॉन्ग विद दैट बच्चे कम हो गए तो फिर उसका बहुत ही कम चांस होता है। क्योंकि इस बार तो हद हो गई, जैसे जिन्होंने पेपर सेट किया था उन्होंने ही लीक करवा दिया, अपने स्टूडेंट्स को बैठा के कोचिंग में पढ़वाया, जब पढ़ के हम लोगों का हमारे रोंगटे खड़े हो गए एक्चुअली में। एंड अलॉन्ग विद दैट 2 साल पहले भी ये हो चुका था। हाँ, 2 साल पहले भी हो चुका था, इसीलिए एनटीए फॉर्म भी हुई। तो जैसे as we come to the end of this year, तो मैं आपको जो फ्यूचर नीट आई मीन ये आपके जेई एस्पायरेंट्स हैं या और जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मैं पूरे पॉडकास्ट में देते आ रहा हूँ, बट फिर एक बार अगर रिकैप करूँ, देन आई थिंक कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाले बच्चे के लिए आई थिंक होल्ड करेगा कि यू शुड ऑलवेज हैव अ रीजन कि कोई भी काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर क्यों का जवाब नहीं है तो फिर वो काम छोड़ दो। एंड अगर क्यों का जवाब है तो फिर पता है क्यों करना है, तो फिर उसमें डेडिकेशन के साथ लगे रहो। दैट इज फाइनल कॉल एंड यू विल अल्टीमेटली अचीव इट। तो थैंक यू सो मच ये शुभम, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके। आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत सी शुभकामनाएं, आईआईटी बॉम्बे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप वहाँ पे भी बहुत भगवान करेगा आप टॉप कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आज आपको हमारा ये शो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।